नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे BS सेकेंड ईयर की क्लास में एक बहुत ही सुंदर एकांकी। किसके द्वारा रचित? अपन पढ़ रहे थे लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। एक ऐसे पति पत्नी की कहानी जिनके बीच में अभी तक तो बहुत प्रेम है और यूं देखा जा रहा है, यूं लग रहा है जैसे उन दोनों में आपसी वार्तालाप होता है कि उनमें बहुत ही प्रेम भी है। तो एकांकी का शीर्षक कौन सा है? एकांकी का शीर्षक है अकाल पुरुष और अजंता की नर्तकी। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, ये इस एकांकी का शीर्षक है। और इस एकांकी को अपन पढ़ रहे थे, अजंता की नर्तकी है। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। काल पुरुष कौन है? अनूप। और अजंता की नर्तकी कौन है? प्रभा। दोनों पति पत्नी हैं। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे कि माँ के चित्र को लेकर दोनों के बीच में मतवाद होता है। माँ का चित्र जिसे प्रभा बनवा कर लाई है, ऑयल पेंटिंग करवा के लाई है, एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो थी जिसको उसने बड़े फ्रेम में लगवाया है और बहुत ही सुंदर उसमें ऑयल पेंटिंग करवाकर और उसको बहुत ही सुंदर रूप में बनाकर लाई है और खुश हो रही है, बहुत ही प्रसन्न है। मैं मेरे कमरे में लगाऊंगी, पूजा करूंगी। और प्रभा की मां नहीं है तो उसे यूं लगता है जैसे इस चित्र के माध्यम से उसे मां का प्रेम मिल जाएगा, उसे मां मिल जाएगी। तो यहां पर जो माँ का चित्र लेकर आई है उसको बहुत ही भावुक हृदय से देखती है। अनूप को भी दिखाती है, परंतु अनूप के विचार थोड़े से अलग है। वो प्रभा को भी कहता है भी कल्पनाओं में जो चीजें सुंदर दिखती है वो यथार्थ में सुंदर नहीं होती। परंतु यहाँ पर प्रभा बहुत ही ज्यादा भावुक है। फिर अनूप भी भावुक हो जाता है। अनूप ये भी बताता है कि उसकी माँ एक अंधी भिखारिन थी और इसीलिए वो इस एकांकी में जो भिखारिन आती है, जो गूंगी भिखारिन है, विक्षिप्त है, तो उस भिखारिन के लिए भी वो गुस्सा करता है कि वो बार बार क्यों आती है, क्योंकि जैसे वो आती है उसको अपना अतीत याद आ जाता है। यहाँ तक कि वो उसकी एक दो बार मतलब पैसे वैसे भी देता है, मदद भी करना चाहता है, परंतु उसको वो अपना अतीत याद आता है, इसलिए वो अपने घर पे उसको आने नहीं देना चाहता। अनूप फिर यहाँ पर प्रभा को कहता है कि मेरी माँ अंधी थी, भिखारिन थी, मेरा अतीत बहुत ही बड़ा कड़वा सच है। जिस कड़वे सच का, जिस जहर का घूंट पीना सरल नहीं है, जिसे भूल पाना सरल नहीं है, क्योंकि मैं समाज में उपेक्षित था, सब लोग मुझे दुत्कारते थे। आज अनूप एक सफल व्यक्ति है और अनूप ये भी बताता है कि मेरी सफलता के पीछे प्रभा तुम्हारा हाथ है, और ये हकीकत भी है। प्रभा अनूप से प्रेम करती है, फिर इन दोनों का प्रेम विवाह होता है। और इन दोनों का जब प्रेम विवाह होता है तो पहले अनूप कुछ भी नहीं होता, परंतु प्रभा के सहयोग से, प्रभा के निर्देशन से अनूप एक बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है, अकाउंटेंट बन जाता है और आज उसके पास पैसा भी है, पद भी है, उसके पास सारी चीजें हैं। तो अनूप इस चीज का एहसान भी मानता है प्रभा से, और प्रभा से यूं भी कहता है कि प्रभा तुमने मेरे जैसे निम्न स्तरीय नीच व्यक्ति का चुनाव किया, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। प्रभा एक पढ़ी लिखी, एक अच्छे घर की लड़की, परंतु किसी से प्रेम करती है? अनूप से प्रेम करती है। और अनूप से प्रेम करती है। यहाँ पर बीच में मैं एक चीज और बता देती हूँ जो लेखक प्रारंभ में ही बताता है। देखिए, एक
लड़का होता है हजारी लाल, जो प्रभा के साथ पढ़ता था स्कूल टाइम में ही। प्रभा उसके साथ, कहते हैं ना, आकर्षण होता है। तो प्रभा उसके साथ कहीं चली गई थी और 3 दिन बाद लौटी थी। 3 दिन बाद लौटी थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, गलत मत समझना आप लोग, परंतु क्या बात थी, कैसे थी, वो सारी की सारी चीजें अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना, ये मेरा यहाँ पर बताने का मकसद इतना सा है कि भाई आगे अपन जो पढ़ेंगे वो इससे संबंधित पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप जान लें कि हजारी लाल कौन था। प्रभा का क्लासमेट था, क्लास में पढ़ता था और 3 दिन तक प्रभा उसके साथ बाहर रही थी। ठीक है। यहां पर अनूप की यदि बात करें तो अनूप यहाँ पर प्रभा का पूरा एहसान मानता है। जी, हर एक सफल पुरुष के पीछे औरत का हाथ होता है। गलत मत समझा करो आप। औरत का हाथ औरत माँ के रूप में भी होती है, बहन के रूप में भी होती है, पत्नी के रूप में भी होती है। तो किसी भी रूप में औरत एक पुरुष को बना सकती है, बिगाड़ भी सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर अनूप एहसान मानता है प्रभा का और यूं कहता है कि प्रभा, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, तुमने मुझे एक सफल व्यक्ति बनाया, तुमने मुझे सब कुछ वो दिया जो आज मेरे पास है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, परंतु मेरे से ही अधिक बड़ा एहसान तुमने आज मेरी मां पर किया है। आज मेरी मां पर किया है। कैसे? कि उस मां जिसे सबने दुत्कारा, जिसकी सबने अवहेलना की, उसको तुमने इतना मान दिया, उसका तुम चित्र बनाकर लाई। और यहाँ पर अनूप भावुक हो जाता है, प्रभा के कंधों पर दोनों हाथ रखता है, उसके आंचल में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोना चाहता है। और वहीं पर वह यूं कहता है कि आज मेरी मां, उस दिवंगत आत्मा को आज शांति भी मिल रही होगी, आज वो अपने आप में खुशी भी महसूस कर रही होगी कि काश मुझे उस समय भी कोई इज्जत देता, मुझे कोई पहचान पाता। आज तुमने उस दिवंगत आत्मा को शांति दी है प्रभा, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। प्रभा कह रही है चुप हो जाओ, बस करो, बहुत हो गया। उसके मुंह पर भी हाथ लगाती है। नहीं प्रभा, सच कह रहा हूं, तुम ही मेरी निर्देशक हो, तुम ही मेरी सहायक हो, तुमने ही मुझे बनाया है और तुमने ही आज मेरी मां को सम्मान दिया है। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा ऋणी हो गया। और इस प्रकार से अनूप बोलता जाता है तो प्रभा उसके मुंह पर हाथ लगाई हुई कहती है कि बस करो, अब चुप हो जाओ, और मैं नहीं सुन सकती। अरे तुम यदि इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं ये चित्र लगाऊंगी नहीं, मैं ये वापस भेज दूंगी। तुम कौन सा राग लेके बैठ गए? तुम कौन सी कैसी कैसी बातें कर रहे हो? भाई मैं किस मकसद से, किस उद्देश्य से, कौन सी भावनाओं से ये चित्र लेकर आई थी, परंतु तुम तो उन बातों को कहीं का कहीं ले जा रहे हो। छोड़ दो इस बात को, मैं इस चित्र को नहीं लगाऊंगी, मैं इस चित्र को वापस भेज दूंगी। तो अनूप कहता है कि नहीं प्रभा, ऐसी बात नहीं है, आज मैं तुम्हें सच बयां कर रहा हूं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। प्रभा यूं कहती है कि देखो, अब यदि तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हारी कट्टी हो जाऊंगी। चलो मैं जा रही हूं। और जैसे ही अनूप यूं कहता है, अनूप को प्रभा कहती है कि मैं कट्टी हो रही हूं, मैं जा रही हूं, तो प्रभा यूं जाने को ही होती है उतने में, और अनूप अपने जल्दी से आंसू पोंछता हुआ यूं कहता है कि नहीं, कट्टी नहीं होना, चलो चलो मिली करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की सी हरकतें कि नहीं कट्टी नहीं होना, चलो चलो। यहाँ पर ये कुट्टी बोलती है इस किताब में, वैसे अपन कट्टी बोलते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो कट्टी। तो उसी प्रकार से प्रभा यूं कहती है कि चलो मैं कुट्टी करती हूँ तुमसे। तो अनूप कहता है नहीं कुट्टी नहीं, मिली। अब मिली कैसे होता है भाई, आजकल के बच्चे जानते हैं, पता नहीं कैसे हाथ से ऐसे करके और पता नहीं कैसे करते हैं, तो उनकी मिली भी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों की बहुत जल्दी कुट्टी होती है, बहुत जल्दी मिली भी हो जाती है। तो उसी प्रकार से अनूप भी कहता है
और उसे बुलाता है। प्रभा भी हंसकर पास में आती है और दोनों जिस प्रकार से बच्चे मिली करते हैं उसी प्रकार से हाथों से दोनों मिली करते हैं और मिली करके दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। अब बताइए, दोनों में प्रेम है ना? दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम है। और अच्छा तो तब लगता है जब अनूप एहसान मानता है। हालांकि प्रभा ये एहसान मानती है कि भाई अनूप जैसा प्रेमी लड़का या अनूप जैसा प्रेमी पति मुझे मिला, मेरे लिए तो यही सौभाग्य की बात है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए वह अनूप की माँ की पूजा करना चाहती है कि मुझे इस प्रकार से ऐसा लड़का जो मिला। तो यहां पर जो बातें हैं वो थोड़ा सा नया मोड़ लेती है, दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। प्रभा और अनूप की हरकतें ऐसी है। पहले आपने देखा होगा कि फोटो वाली जो प्रसंग था, फोटो वाला, जब अनूप गुस्सा हो जाता है तो कहता है कि कल मैं प्रदर्शनी में जाऊंगा, वहां से बहुत सारे चित्र लाऊंगा तुम्हारे लिए, लगाती रहना, कोई बेडरूम में लगा देना, कोई ड्राइंग रूम में लगा देना। प्रभा कहती है एक मेरे सिर पर, तो वो कहता है कि एक मेरे सिर पर, और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तो दोनों है इसी प्रकार की जो अच्छी मित्रता के रिश्ते होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। दोनों साथ रोते हैं तो साथ जल्दी ही हंसने भी लगते हैं और दोनों में इसी प्रकार से प्रेम व्यवहार चल रहा है। बीच में फिर से फोन की घंटी बजती है। एक बार फोन आया था, प्रभा ने मना कर दिया। प्रभा ने यूं कह दिया कि भाई तुम ऑफिस के अफसर हो तो यहाँ की अफसर मैं हूं, तो यहाँ से तुम्हें दफ्तर नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना। दोबारा फोन आता है, घंटी बजती है, तो भी प्रभा वहां पर मना कर देती है। प्रभा ही फोन अटेंड करती है, प्रभा ही जवाब देती है। इसका मतलब भी ये है कि यहाँ पर दोनों में प्रेम है, क्योंकि अनूप प्रभा की बातें मानता भी है, स्वीकार भी कर लेता है। माननी पड़ती है, जाए भी कहां। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है भी दोनों प्रेम से मानते हैं, गलत मत समझना। दोनों प्रेम से मानते हैं। अनूप प्रभा से प्रेम करता है इसलिए उसकी बातें मानता है। इस प्रकार से दोनों में फिर प्रेम भरी बातें होने लगती है। दोनों में आपस में उसी प्रकार से अपने व्यवहार से संबंधित बातें होने लगती है। दोनों में आपस में उसी प्रकार से खाने पीने, जो पसंदीदा वस्तुओं, पसंदीदा चीजों की बातें होने लगती है। इस दृष्टि से यूं भी लगता है कि वो नव विवाहित युगल भी है ना? क्यों? क्योंकि जब नव विवाहित युवक होता है तो तुम्हारी पसंद की लेकर आओ, मैं तुम्हारी पसंद की खाऊंगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारी पसंद की खाऊंगी। बाद में अगर 4-6 साल बीत जाते हैं तो फिर मेरी पसंद का तो कुछ आता ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस प्रकार की बातें होने लग जाती हैं। यहाँ पर यूं लगता है कि ये दोनों नव विवाहित युगल है और दोनों प्रेम से एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के खाने पीने के बारे में भी जानकारी रखते हैं। यहाँ तक कि प्रभा अगर कहीं थोड़ी बहुत बाहर गई हुई और लेट हो जाती है तो भी वह चंदू से बार बार पूछता है कि प्रभा क्यों नहीं आई, प्रभा क्यों नहीं आई। और चंदू एक ऐसा सहायक है जो हमेशा अनूप के साथ प्रभा की बड़ाई करता है, प्रभा की प्रशंसा करता है। चंदू एक ऐसा है जो अंत तक प्रभा का साथ देगा, प्रभा का साथ देगा। आगे जाकर जब कहते हैं ना कि ऊपरी तौर पर और सामने से पता नहीं चलता कि व्यक्ति कैसा है, अभी तक अनूप के बारे में प्रभा को कुछ भी नहीं पता है। प्रभा अनूप से बहुत प्रेम करती है और अनूप की बहुत इज्जत भी करती है, उसका बहुत ध्यान रखती है और इतना ध्यान रखती है कि उसको बार बार कॉफी, चाय, खाने इनके बारे में भी पूछती है, खाया कि नहीं खाया। वह दफ्तर चला जाता है तो भी दफ्तर में भी उसके टिफिन खाने के नहीं खाने के बारे में सारी की सारी बातें हैं वो प्रभा पूछती रहती है, प्रभा ध्यान रखती है। तो यहाँ पर अपनों ने जो पढ़ा है एकांकी का, वो 2 मैटर पढ़ लिए। एक तो पहला एकांकी शुरू हुआ था तो उस समय किस प्रकार से एकांकीकार ने दृश्य निर्मित किया है। दूसरा
प्रभा के आने के बाद, प्रभा से पहले का और प्रभा के आने के बाद जो चित्र का मैटर था, जो बड़ा लंबा मैटर उन दोनों के बीच में चलता है, वो भी अपनों ने देखा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।